जब नितिन जी मंच पे हो तो मंच किसी के हवाले नहीं होता, ऐसी किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और खासकर मीडिया महामंथन, मीडिया कॉन्क्लेव हमने बहुत बार देखा है। और जो फैक्ट्स की बात करते हैं राजनेताओं में, ऐसे राजनेता के तौर पर आपकी प्रतिष्ठा है और देश के भविष्य का खाका और उसका आधारभूत ढांचा क्या होगा, आप वो तस्वीर देश के सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। मैं आज का जो कॉन्क्लेव है हमारा, वो पर्यावरण, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा जो भारतीय विचार है और जो पंच तत्व से बनी हुई ये सृष्टि है, इस सब को संभालना, एक एक तत्व को संभालना तो पूरी सृष्टि को संभालना, ऐसी हमारी एक सोच है। आपका मंत्रालय जो है, विकास को पर्यावरण का विरोधी बहुत माना जाता है। देश में जो सड़कों का नेटवर्क आपने बिछाया है, आपके मंत्रालय पर इस तरह के आरोप भी लगे कि बहुत सारे पेड़ काट दिए इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर आपने कुछ उसके लिए व्यवस्था बनाई है, तो वो व्यवस्था कैसी है और उसका फल कैसा होने वाला है, वो हम समझना चाहेंगे। नितिन जी। सबसे पहले मैं पांचजन्य को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम लोग जल, जमीन, जंगल और जानवर, चार पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के बारे में विचार भी करते हैं और प्रयास भी करते हैं। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और ये मुझे लगता है कि इसके बारे में निश्चित रूप से हमारे देश में अनेक जगह पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। कल मैं मैसूर में था और मैसूर से नज़दीक मैं हिल स्टेशन है, नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ था और इतना सुंदर परिसर, जंगल था कि मुझे रहा नहीं गया कि मैंने ऐसा कभी हिंदुस्तान में देखा नहीं है। पर इसके लिए जो पर्यावरण का जो उद्दिष्ट हमने सामने रखा है, इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, तीन बातें महत्वपूर्ण है। एयर पोल्यूशन जो होता है उसका सबसे बड़ा कारण 35 to 40% हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। हम देश में 10 लाख करोड़ रुपए ये इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल पर। और विशेष रूप से आज पांचजन्य का कार्यक्रम है, इसलिए मैं आग्रह से बात कहूंगा, क्योंकि आपने तो भी इस बात को जनता के सामने बहुत एग्रेसिव होकर रखनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन जी, इनके मैं संपर्क में था और सुदर्शन जी उस समय ये बात कहते थे कि हमारे देश का किसान देश के लिए बिजली और देश के लिए ईंधन, फ्यूल दे सकता है। अभी पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस है वो फर्टिलाइजर, फूड एंड फ्यूल, ये तीन बातों का संघर्ष चल रहा है। और सुदर्शन जी की बात को हमारे भी लोगों ने उतना सीरियसली उसमें लिया नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था और उतने लोगों ने लिया नहीं। पर मैं पिछले 20 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे देश में हमने इथेनॉल की शुरुआत की। इथेनॉल जो है वो मोलाइसिस से बनता था। अब मोलाइसिस में बीएवी मोलाइसिस, यानी पहले जो शुगर तैयार करते हैं तो 4% मोलाइसिस निकलता है, फिर 3% एडिशनल शुगर डालने से बीएवी मोलाइसिस निकलता है और फिर शुगर के जूस से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति हमारे सरकार ने दी है। इसके साथ हमारे देश में सरप्लस है, फूड ग्रेन सरप्लस, चावल सरप्लस, गेहूं सरप्लस, कॉर्न सरप्लस। हमारे देश में फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रमाण में अवेलेबल है और हमारे देश में एडिबल ऑयल की बहुत कमी है। जैसे विशेष रूप से हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा ये जो खाद्य तेल है, सोयाबीन, सूर्यफूल, पॉमोलिन, इस पे इंपोर्ट करने पे खर्चा करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर में क्रॉप पैटर्न बदलने की आवश्यकता है।
पर जो बात सुदर्शन जी कहते थे उसमें आज फल मिल रहा है, इसलिए उसका मैं उल्लेख करूंगा, जो पर्यावरण के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है कि हमारे देश में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं इसलिए मैं अधिकृत रूप से ये बता रहा हूं, इसलिए और ऑथेंटिकल हो गया। हमारे देश में अभी हमने इथेनॉल शुरू किया और पहले अटल जी के समय निर्णय किया था कि पेट्रोल में हम लोग 10% इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल राइस से तैयार, ब्रोकन राइस से तैयार हो रहा है, फूड ग्रेन से तैयार हो रहा है, बाम्बू से तैयार हो रहा है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायोमास से हो रहा है। और हमारे देश में पिछले साल 450 करोड़ लीटर इथेनॉल तैयार हुआ। अब हमारे देश में अगर 20% डालना है तो 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए, तो ये पेट्रोल में डालने के लिए। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि हमारे देश में 2000 करोड़ लीटर डीजल, ये जो जनरेटर सेट चलते हैं उसमें डीजल फूका जाता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी पे भी मैं आऊंगा, इसमें भी डीजल बहुत जाता है और प्रदूषण होता है। तो अभी हमारे देश में विशेष रूप से जो इनिशिएटिव हमने लिया है उसमें 1000 करोड़ लीटर तो हमको केवल पेट्रोल में डालने के लिए 20% चाहिए। पर मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री करके मैं बहुत दिनों से इस बात का आग्रह कर रहा था। ये तो होता ही है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता है तो उसको जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता। पर अब देर में होने के कारण हमने, देर से क्यों ना हो पर अब इसको समझ में आई। अब मैंने ये एक एडवाइजरी इशू की थी एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कि हमारे देश में फ्लेक्स इंजन आएंगे जी। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है जो ब्राजील में, कनाडा और यूएसए में है। मर्सिडीज, टोयोटो, हुंडई, बीएमडब्ल्यू, सुजुकी, ये सब वहां फ्लेक्स इंजन है ब्राजील में। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा होता है कि 100% बायो इथेनॉल और 100% पेट्रोल। और ये टोयोटो की कैमरी करके एक गाड़ी है, वो गाड़ी पेट्रोल या इथेनॉल डालने के बाद वो 40% इलेक्ट्रिसिटी चलते चलते क्रिएट करती है। तो एक्चुअल फ्यूल 60% लगता है और 40% बिजली तैयार होती है, उस पर चलती है। अब टोयोटो कंपनी अगले महीने में शायद ला रही है, मैं लगातार इसके पीछे लगा रहता हूं। उनके मॉडल आ रहे हैं जहां फ्लेक्स इंजन पर आ रहे हैं। टोयोटो, हुंडई, सुजुकी और बजाज, हीरो और टीवीएस, इनकी स्कूटर ये ऑलरेडी आ गई है, मैंने लॉन्च की है। अब इसमें 100% बायो इथेनॉल पड़ेगा। तो बायो इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। तो इससे इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है, प्रदूषण लगभग नहीं के बराबर है और पेट्रोल के कारण प्रदूषण होता है। इथेनॉल किसान तैयार करता है, जो ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बेबी मोलाइसिस से, कॉर्न से तैयार होता है, जिससे हमारी बंगाल की, बिहार की, यूपी समृद्ध संपन्न राज्य बनेंगे। तो पहली बात तो इथेनॉल का जो फ्लेक्स इंजन वाली बात आई और इससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि इथेनॉल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू। इसमें 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बोलते थे इससे हमारा नुकसान होगा। तो आप जानते होंगे, शायद आलोक जी जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री थे हेमंत जाम्बेकर, हाँ, नागपुर में है। तो मैं उनके साथ, मैं भी रिसर्च में काफी काम करता हूं, इसलिए मैं पॉलिटिशियन होकर के हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जो हर बात है वो प्रूव की हुई बात बता रहा हूं आपको। तो हेमंत जाम्बेकर जी और मैं एक दिन मैंने देखा कि रशिया में ऐसा संशोधन हुआ है कि जिसमें इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर की। तो मैंने ये बात देखने के बाद मैंने रशियन साइंटिस्ट को हिंदुस्तान में बुलाया और हेमंत जाम्बेकर जी और मैंने प्रेजेंटेशन लिया। और हेमंत जाम्बेकर जी एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वाइस प्रिंसिपल थे धर्मपेट कॉलेज के। फिर उनको मैंने रशिया भेजा और वहां से आने के बाद रशियन साइंटिस्ट को यहां बुलाया और मैंने बहुत लोगों को कहा, तो सबने बोला ये दिस इज इम्पॉसिबल, पर मैंने बात छोड़ी नहीं। फिर इंडियन ऑयल कंपनी के चेयरमैन मिस्टर वैद्य और फरीदाबाद के रिसर्च लेबोरेटरी के प्रमुख राम कुमार, दोनों को मैंने घर बुलाया और पेट्रोलियम मंत्री हमारे जो है उनको भी बुलाया और मैंने उनको कहा कि ये ऐसा ऐसा प्रयोग है। तो राम कुमार जी ने कहा कि ये असंभव लगता है।
तो मैंने कहा असंभव होगा तो एक बार आप देखिए। तो यहाँ 4 महीने ट्रायल हुई और 4 महीने की ट्रायल होने के बाद इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर उन्होंने प्रूवन कर दिया और इंडियन ऑयल ने मुझे अब सर्टिफिकेट दिया। तो इस एक प्रयोग से भारत के साल में 20,000 करोड़ बचेंगे। इसका कारण पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू एक होना है, यानी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बजाज कंपनी की ऑटो रिक्शा इथेनॉल पर है 100%, फ्लेक्स इंजन, स्कूटर है, टीवीएस की है, पर इथेनॉल के पंप पुणे में 3 खुले हुए हैं, पर अभी तक इसके बारे में और थोड़ा सा अड़चन है, वो दूर करके मेरा ये सपना है। बिल्कुल। और मैं स्वदेशी विचार करने वाले लोगों को आग्रह करूंगा कि अब 4-6 महीने के बाद गाड़ी खरीदना है तो डीजल पेट्रोल की नहीं खरीदी करेंगे, गाड़ी खरीदना है तो इलेक्ट्रिक की होगी, इथेनॉल की होगी 100%, बायो सीएनजी पर होगी या ग्रीन हाइड्रोजन पे होगी। ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी आज मैं लाने के लिए भूल गया, मेरे पास है नहीं। आपने बहुत अच्छा किया। आपने थोड़ा सा मैं ये और एक विषय समाप्त कर दूं क्योंकि आप लोगों को इसकी थोड़ा टेक्निकल है। हाँ। तो ये इथेनॉल इक्वल टू पेट्रोल आ गया। अब यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक मिलकर 430 करोड़ लीटर इथेनॉल तैयार होता है और नई 200-250 फैक्ट्री अब खुलेगी और उसमें बिहार कॉर्न में बनाएगा, यूपी शुगर केन जूस से बनाएगा, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा ब्रोकन राइस से बनाएगा। और इस देश में इथेनॉल ये फ्यूल आएगा जो सुदर्शन जी ने उस समय कहा था। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि इथेनॉल के साथ सबसे अच्छा प्रयोग हुआ है जिसमें आज आप पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, यहाँ लुधियाना में हुआ, अब पंजाब में हुआ कि 5 ये जो परली जलाते हैं, 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो एएनजी एंड बायो सीएनजी। तो ये जो बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करते हैं, मीथेन से CO2 अलग करते हैं, उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी होता है। देश का पहला ट्रैक्टर मेरा खुद का बायो सीएनजी पे चलता है और 1 लाख रुपए साल की बचत है किसान की। और परली जलाते हैं, आप दिल्ली वालों को बोलने की जरूरत नहीं। तो आप ये परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने की बात है। दूसरी बात पानीपत में ये इंडियन ऑयल ने एक प्लांट डाला हुआ है और वो परली खरीदते हैं, शायद इतने में चालू हो रहा है, और पर डे 1 लाख लीटर इथेनॉल परली से सेकंड जनरेशन इथेनॉल बनाते हैं और 150 टन बिटुमिन। और मैंने उनको कहा कि जितना बिटुमिन तुम बनाओगे उतना हम NHI में खरीद लेंगे। तो बिटुमिन भी एग्रीकल्चर वेस्ट से बन रहा है और ये बन रहा है। तो आज पर्यावरण की रक्षा करनी होगी तो फ्यूल को बदलना होगा। पेट्रोल डीजल को जब तक हम लोग सहन करेंगे तब तक प्रदूषण होगा और 40% पोल्यूशन इन्हीं के कारण है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस और रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूत करने वाली बात है। तो पहली बात इथेनॉल है। फिर दूसरी बात हमारे देश में कोयला है। हमारे देश में डीजल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। आप डॉक्टर सारस्वत साहब को भी आज बुलाना चाहिए था, आगे बुलाइए उनको, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार में इस पर काम करने वाली जो लॉबी है उसमें विजय सारस्वत साहब भी है। और हम सक्सेसफुली अपने प्रयोग शुरू किया है कि कोल से, लो क्वालिटी कोल से मिथेनॉल बनता है और मिथेनॉल इज प्रूव टू बी बेटर फ्यूल देन डीजल। और अब आसाम में आसाम पेट्रोलियम 100 टन ऑफ मिथेनॉल पर डे बनाती है, वो पेट्रोलियम मिथेनॉल है। और मिथेनॉल से, कोल से 350 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं जो हमारे देश में हम इंपोर्ट करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग में लगता है, और एक DME करके गैस निकलता है, वो LPG में 20% अमेरिका में डाल रहे हैं, तो हमारे देश में गैस डालेंगे तो LPG का इंपोर्ट कम होगा। तो ये जो मिथेनॉल है अब ये 15% आसाम में डीजल में डालने की शुरुआत हो गई है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। ये आत्मनिर्भर भारत की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि 10 लाख करोड़ इस देश की इकोनॉमी से बाहर जा रहे हैं और वो भी खाड़ी के देशों में जा रहे हैं। ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं। तो इसलिए आपको ये इसमें आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये एयर पोल्यूशन को लेकर ये ग्रीन हाइड्रोजन है और ये देश का भविष्य है। और मैं ये मानता हूं कि ये एक प्रकार से एक फ्यूल में आत्मनिर्भर बनना, ये हमारा एक राष्ट्रवाद है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मैंने उसका नाम रखा है। परसों मैं पुनः, हाँ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म
यानी हम फ्यूल के दूसरे परसों में हमारे जो पूना में पुण्य भूषण पुरस्कार और डॉक्टर माशिलकर जी ने मुझे बुलाया था, तो हमारे जो इसकी कल्याणी, बाबा कल्याणी करके देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनका सत्कार करने के लिए मैंने कहा ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म यही है कि हम इंपोर्ट को कम करें, प्रदूषण को कम करें। तो पहली बात तो यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी से होता है या बायोमास से होता है। दूसरा है ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से निकलता है, और तीसरा है ब्लैक हाइड्रोजन जो कोयले से होता है। पर मैं आपको कहूंगा हमको ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। मेरी गाड़ी जो है अभी यही है, मर्सिडीज से अच्छी है। अब लोग बोलते हैं मैं पानी पे गाड़ी चलती है, तो लोग बोलते तुम कुछ भी बोलते हो। हाँ। मैंने बोला टोयोटो को मेरे को गाड़ी दो। हाँ। और जापान से बनाई हुई गाड़ी, उसका नाम है भविष्य, और वो जापानी में उसका नाम दूसरा है, पर उसका अर्थ है भविष्य। भविष्य। तो वो गाड़ी में इतने कंफर्ट से ना धुआं निकलता, ना आवाज आता, ना कुछ नहीं। तो पानी पे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना, जिसमें मेरा आपसे अनुरोध है, मैं ये सब प्रयोग मैं खुद करता हूँ, मेरी लेबोरेटरी भी है और मैं ये प्रयोग मैंने देखा है आपका बैटरी का। वो आप सब लोगों का मेरा अनुरोध है कि इलेक्ट्रोलाइजर मैंने इनॉग्रेट किया बंगलोर में, भारतीय इंजीनियर्स ने तैयार किया, अभी खूब स्टार्टअप आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 20 लाख का है। तो मेरा जो कंसेप्ट है कि गंदे पानी को बेचना, और इसमें प्रूवन है, इसलिए मैं अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूं 7 साल से। और आप इमेजिन करेंगे कि वो पानी बेचकर कितना पैसा मिलता है। हम 325 करोड़ साल के कमाते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर, और ये रिकॉर्ड पर है। महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं वो पानी रिसाइकलिंग। आपकी बात में नितिन जी बहुत सारी स्टोरीज हैं। लोग तो तेल बेचते थे और पानी में इतनी संभावनाएं ढूंढ दी, क्या कहने हैं। नहीं, आप दूसरी बात आपका थोड़ा सा और एक कहूं, क्योंकि अभी अपने परिवार के लोग ज्यादा है। आप मथुरा में जाइए जी, और मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। तो एक प्रोजेक्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट किया, आप भी स्वामी जी एक बार जाकर आइए। प्रोजेक्ट ये है कि 2 फिलॉसफी है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And other philosophy is conversion of waste into wealth. पहली बात, no one is waste. It is depending upon the appropriate technology, appropriate leadership, appropriate vision of leadership, that any material, any person can convert waste into wealth. तो पहला हमने वहां प्रयोग किया कि मथुरा में जो 80 mld स्लज था, हाइब्रिड एन्युटी में मैंने रोड बहुत बनाया। तो मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था और मैंने पहला टेंडर वहां निकाला, और वो 40% सरकार के और 60% प्राइवेट इन्वेस्टर के, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने वो प्रोजेक्ट लिया। और 80 mld को हम साफ करके शुद्ध पानी तैयार कर रहे हैं। वो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी खरीद रही है, साल के 20 करोड़ दे रही है, और मथुरा का 80 mld कचरे से 20 करोड़ मिलकर हमने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया, वो चालू हो गया है। तो आपको वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। मेरा फिलॉसफी है कि वेस्ट के लिए दंगे होने चाहिए, वेस्ट के लिए गाजीपुर की आपकी टेकड़ी है, झगड़े होने चाहिए, वो बोले कचरा मुझे चाहिए, कचरा मुझे चाहिए। तो वेस्ट में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वैल्यू क्रिएट करो। तो पहला मेरा कंसेप्ट है कि आप लोग इसको आपके माध्यम से अपने विचार परिवार में पॉपुलर करिए कि अपने यहाँ जो टॉयलेट का गंदा पानी है उसको शुद्ध करना, और शुद्ध करने के बाद उस पानी से हम लोग 70% ऑफ द कॉस्ट इन ग्रीन हाइड्रोजन इज पावर। अब हमको चाहिए 70 रुपीज पर किलो, यानी $1 पर किलो हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। 400 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फार्मेसी से कोयला, पेट्रोल, तेल सब बंद होगा। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल। और हमारा किसान तैयार करेगा, गरीब लोग तैयार करेंगे, गंदे पानी से, कुएं से पानी निकालकर, ऊपर में रूफटॉप सोलर होगा, सोलर से, इलेक्ट्रोलाइजर से, पानी से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन निकालेंगे। फिर जनरेटर से उसको 500 बार तक प्रेशराइज करना है, तो हम इथेनॉल का जनरेटर यूज करेंगे। वो 60 रुपए लीटर का है, जो प्रदूषण नहीं करेगा डीजल के बजाय, और उसको 500 बार पर लेकर के हम गाड़ी में भरेंगे। ट्रक, बसेस, रेलवे, हवाई जहाज सब आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन पे जाने वाले हैं। और मैं 2 चीजें कहता हूं,
हम अन्नदाता किसान बनाए, अब हम किसान को ऊर्जादाता बनाएंगे। और हम लोग ऊर्जा को इंपोर्ट करने वाले नहीं, तो ऊर्जा को एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे। ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। तो मैं मेरी बात समाप्त करता हूं कि मैंने बहुत कुछ बोला है। नहीं। तो मुझे लगता है इन बातों को, वाटर पोल्यूशन पर भी अलग से फिर मैं कहूंगा कि मैं वाटरेश्वर मतलब ये यमुना का, गंगा का, स्वामी जी बैठे हैं, तो इसमें जब तक वैल्यू नहीं क्रिएट होगी तो तक चेंज नहीं आएगा। आपने बहुत, मैं कहूं कि तथ्यों की बात को इतने सरस तरीके से आप रखते हैं, और खासतौर से पत्रकार नितिन जी के साथ जब बात कर रहे होते हैं, जो नकारात्मकता में प्रश्न ढूंढते हैं, उन्हें नकारात्मकता नहीं दिखती, भविष्य की राह दिखने लगती है। ऐसा आपके तथ्य आते हैं। फ्यूचर का फ्यूल भी आपने कहा। मैं एक बात भूल गया, ये सब बातें सुदर्शन जी कहते थे। स्वदेशी विचार, स्वावलंबन का विचार, आत्मनिर्भर का भारत का विचार, और देश को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, प्लास्टिक टू पेट्रोल, बायोमास टू बायो सीएनजी। दुर्भाग्यवश मैं जब सुदर्शन जी का मैंने हाथ पकड़ा, तब से मैं इसके पीछे पड़ा हूं, मुझे अवसर भी मिला। तो मैं ये लॉबी के खिलाफ लड़ता भी रहा, और मैंने ये लाया, क्योंकि मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। आज संयोग से आपने जो बात कही, आप 5-6 जन में तो भी कम से कम ये जब आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे करें, तो सुदर्शन जी को आज आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, आपसे पहले वाला जो सत्र था, सुदर्शन जी का शुरू करवाया हुआ, उनकी प्रेरणा से एक काम शुरू हुआ उत्तराखंड में, और आज 40,000 तालाब बने हैं। आज उस काम को, सुदर्शन जी की दृष्टि को हम सब ने यहाँ पर याद किया है। एथेनॉल वाला काम, स्वदेशी के जो मेले आईआईटी में लगे, मेरा खुद का जो पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ, उस समय मैं स्वदेशी पत्रिका में हुआ करता था। आपने आज जो बात कही कि फ्यूल स्वदेशी होगा, मगर साथ में मैंने एक चीज और देखी, आपने कैमरी के साथ टीवीएस का नाम भी लिया, यानी ब्रांड भी स्वदेशी होंगे। ये एक बड़ी ताकत। अभी आपको एक बात बताता हूं जी, ये कुछ बातें हमको भी समय के साथ सीखनी चाहिए। मैं जब यंग था, आलोक कुमार जी को याद होगा, तब संजय गांधी ने एक मोटर कंपनी खोली थी, उसका नाम था मारुति। तो फिर मारुति का चल नहीं पाया, तो उसका सुजुकी में विलीनीकरण हुआ, तो हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया। मैं उसमें था। पर सुजुकी ने क्या किया, मैंने एक बार एक एम्बेसडर गाड़ी के बनाने वाले मालिक को पूछा था कि तुम अपने गाड़ी में नहीं बैठते हो और हमको साले जबरदस्ती सरकार में एम्बेसडर गाड़ी देते हो। मैंने बहुत बार मजाक में आनंद महिंद्रा को, रतन टाटा को कहा था कि कभी कभी ऐसी गाड़ियां बनाते हो, तुम्हारी जीप के साले हॉर्न छोड़ के सब बचता है। बट अब बदल गया, अब महिंद्रा बदल गई, टाटा बदल गए, इंडियन ब्रांड्स। और मुझे बहुत खुशी होती है, कभी कभी मैं थोड़ा डाटा भी हूँ उनको। पर मुझे एक बार टाटा के एमडी प्रदर्शन में खड़े थे, मैंने बोला तुमने देश का नुकसान किया। इस देश के लोग क्वालिटी सेंट्रिक है, कॉस्ट सेंट्रिक नहीं है। सस्ता मिल रहा है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं ले रहा, उसको कलर टीवी चाहिए गरीब आदमी। तुम अच्छे मॉडल बनाओ। और आज मुझे खुशी है कि सुजुकी का, मैं मंत्री हूँ इस विभाग का, इसलिए आर्थिक सुजुकी का मार्केट 5% कम हुआ और टाटा का बढ़ा। तो क्वालिटी के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अब मेरे पास, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तो पत्रकार, फिर चार्जिंग कैसे होगा, फिर रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, सब निगेटिव बातें ही पूछती थी। एक की भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी में 8-8 महीने वेटिंग लिस्ट लग गई। अब मेरे घर पे आते बोल रहे एक बार चिट्ठी दो, गाड़ी बिल हमको चाहिए। तो आज इलेक्ट्रिक आ गया, एक गाड़ी इलेक्ट्रिक पर चलाना है ना, 1 रुपए का खर्चा। मेरे पास मुंबई में, नागपुर में सब इलेक्ट्रिक गाड़ियां है, खर्चे नहीं लगता, प्रदूषण भी नहीं होता। तो मुझे आपको कहना है कि ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज है 6.5 लाख करोड़, और मैंने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम बनाएंगे इसको 15 लाख करोड़, और वर्ल्ड के सब ऑटोमोबाइल ब्रांड हमारे देश में है, एक को छोड़कर, जो नाम नहीं लेता मैं। तो सब है। और मैं आपको बताता हूं कि कभी आप पोर्ट पे जाओगे कोई, तो ऐसी गाड़ियां खड़ी है हमारी, हीरो, टीवीएस और बजाज। 50% ऑफ प्रोडक्शन 2 व्हीलर एक्सपोर्ट होता है। अब जब इलेक्ट्रिक आएगी, इथेनॉल आएगा, तो टोयोटो से लेकर सब हमारी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज, सब हमारे यहाँ पूना, औरंगाबाद में बन रही है। ये सब देश से एक्सपोर्ट होगी। और ये इंडस्ट्री ऐसी है
कि 4.5 करोड़ लोगों को इसने रोजगार दिया है और देश में सबसे ज्यादा जीएसटी भारत सरकार को और राज्य सरकार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और आने वाले जब ये 15 लाख करोड़ की होगी तो आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध होंगे, संपन्न होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और करीब 2 करोड़ रोजगार और एडिशनल निर्माण होंगे। और हमारे देश में ये करने के लिए मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई कि पुराने गाड़ियों को भंगार में डालो, तो उससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी। एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील ये भंगार में मिलने से अभी उसके प्लांट का मैंने उद्घाटन किए। दिल्ली के आसपास भी 5-6 प्लांट शुरू है। उससे हमारी गाड़ियों का प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि आने वाले 5 साल के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर 1 का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान होगा और पूरा एक्सपोर्ट हमारा से। एक प्रश्न आपने जो बोला इससे जुड़ा हुआ, मतलब ये सोचा नहीं था मैंने, मगर आपके बोलने में आया, गाड़ियों को कबाड़ करना, उसकी मियाद समय तय करेगा या गाड़ी की चलने की जो गुणवत्ता है उसकी परफॉर्मेंस का टेस्ट होना चाहिए? क्योंकि उसमें एक टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई भी लगती है, एक व्यक्ति ने गाड़ी खड़ी की है मगर समय से वो के कारण रद्द हो गई। देखो, पहली बात तो ऐसी कि जो 4 ट्रक नई जितना पोल्यूशन कर रही है उतना 1 ट्रक पुराना कर रहा है। नहीं, अगर इसके पॉल्यूशन को देखा जाए तो ये दूसरी बात, मैं जब कॉलेज में था तो मैंने बजाज स्कूटर ली थी, तो मैं दोस्तों को यार मेरे स्कूटर का एवरेज 29 किलोमीटर पर लीटर है, अब 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर लीटर वाली गाड़ी आ गई। कभी कभी क्या है कि हम डिटेल में बता नहीं पाते और लोग समझ नहीं पाते। अभी 15 साल पुरानी गाड़ी, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, दूसरा प्रदूषण भी ज़्यादा करती है। तो हमने उसको कहा है कि आप अगर ये करेंगे, तो मैंने ऑटोमोबाइल कंपनी को कहा है कि ट्रक अगर कबाड़ में जाती है तो 1.5 लाख रुपए नए ट्रक खरीदने के लिए सर्टिफिकेट देगा, उसको आप दो कंसेशन, और इसकी कीमत भी उसको कुछ मिलेगी। और नए ट्रक में जो फ्यूल का सेविंग है, मेंटेनेंस का सेविंग है, माइलेज का सेविंग है, बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे ये पुराने ट्रक चलाना, पुरानी गाड़ियाँ चलाना, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। एक नितिन जी, आपके मंत्रालय ने एक और बड़ा प्रयोग किया। सड़कें तो आपने रिकॉर्ड तोड़ बनाई, मगर सड़क बनाने में भी स्क्रैप का, प्लास्टिक का एक उपयोग आपने किया। ये प्रयोग कैसा है, जरा इसको हम जानना चाहेंगे। इसमें 2 इंटरेस्टिंग बातें हैं। हमारे देश में टायर जो होते हैं, तो टायर के अंदर एक स्टील की वायर होती है। तो पहले हमारे यहाँ टायर इंपोर्ट करने के लिए बंदी थी, तो मैंने एनवायरमेंट मिनिस्टर को कहा कि आप अनुमति दो। अब देश में ऐसे यूनिट हुए हैं कि टायर वर्ल्ड से आ रहे हैं और उसका रबर हम निकाल रहे हैं, और हमने रबराइज बिटुमिन 10% रबर ऐड होता है और 10% प्लास्टिक ऐड होता है। बिटुमिन का भाव 45,000 रुपये टन है और प्लास्टिक का भाव 15 से 20 रुपये है। और रबर और बिटुमिन डालने से कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा होता है और पर्यावरण का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सड़क भी ड्यूरेबल। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक टेक्नोलॉजी मैंने लाई है अभी मलेशिया में और सिंगापुर में, ऐसे कि ये जैसे एक पियर इधर है, एक पियर इधर है, तो मेट्रो बनती है, ब्रिज बनते हैं। हाँ। तो 2 पियर के बीच में हमारे यहाँ मेट्रो और इसमें 30 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो मलेशिया में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ढूंढी है कि उसमें 2 पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर किया। अच्छा। तो वो क्यों किया कि ऊपर का जो बीम था उसको उन्होंने स्टील फाइबर में कास्ट किया। तो मैं जो वायर निकल रही उसका किस, जैसे पोटैटो का किस होता है। हाँ। या ये अलग अपन बनाते ना, आम का बनाते, तो हाँ। उस प्रकार से उसका बनाकर वो उसमें डालते हैं। तो इसके कारण मैं 2 उदाहरण आपको बताऊंगा कि माजुली आइलैंड है, सोनवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, माजुली, असम। तो मैं चुनाव प्रचार के लिए गया था। हाँ। वो ब्रह्मपुत्र यानी समुद्र ही है, वो नदी नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा कि वो उनके खत्म हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसमें ब्रिज बनाओ। तो मैंने बोला यार इतना अंतर है, ब्रिज बनाओ। नहीं, बोले आप घोषणा करो। मैं हेलीकॉप्टर में बैठा था, मेरा पैर दबा रहे थे, नहीं तुमको कहना पड़ेगा। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो बोले तुम नहीं कहोगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। वो मुख्यमंत्री थे। तो मैं धर्म संकट में था, मैंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रिज बनाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाई। मैं वापस आया तो मैं फिर डिपार्टमेंट में पूछा तो इसकी कीमत कितनी है, तो बोले 6,000 करोड़। तो मैं एकदम बोला 6,000 करोड़ का ब्रिज कैसे बनाना। फिर मैं एक टेक्नोलॉजी लाई कि ये 120 मीटर के डिस्टेंस पर, और हमने टेंडर निकाला। यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने 6,000 करोड़ का जो ब्रिज था वो 650 करोड़ में 650 करोड़ में टेंडर लिया और हमारा काम सस्ते में।
अब मैं नागपुर में मैंने बनाया, पहले नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। अब पूना और चेन्नई में मैं बना रहा हूँ, पोर्ट से बड़ा रोड बन रहा है, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, यानी अब 2-2, 3-3 लेवल के ब्रिज बन रहे हैं। तो एक ही ब्रिज पर वो बन रहा है। तो मेरा आपको सुझाव यही है कि ये वेस्ट जो है अब इसमें यूज हो सकता है, और वेस्ट टू वेल्थ वालों के उसके ऊपर वेस्ट को अलग से एक बार हमें थोड़ा अध्ययन करना। प्लास्टिक के अलावा आपने तालाबों की भंडारण क्षमता बढ़े और गाद का भी सड़क में उपयोग आपने निकाल लिया। मतलब लोगों के लिए जो कीचड़ है, आप अपनी लोकप्रियता का कमल वहां पर भी खिलाना चाहते हैं? नहीं, मैं वाटर, देखो मैं वाटर कंजर्वेशन पर काम करता हूँ, मेरे एनजीओ को वर्ल्ड पुरस्कार मिला। अच्छा। तो हमारा जो प्रिंसिपल था, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अब ये सब लोग यहाँ बैठे उत्तर भारत में, दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाटर। मेरे क्षेत्र में, ये बालाजी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बुल्ढाना, अमरावती, यवतमाल, ये जिले में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड है। 10,000 लोग किसान ने आत्महत्या की। और इनके यहाँ बुल्ढाना जिले में एक अजिंठा करके केव्स है, अजिंठा से बुल्ढाना पूरा रोड ब्लैक सॉल्ट था। मैंने उस रोड पर रोड कंक्रीट का बनाया। तो मैंने एक नियम, हमारे महाराष्ट्र सरकार से एक ऑर्डर निकाला कि जो रोड में एग्रीगेट लगता है, हम नदी और नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण करेंगे, रास्ते में तालाब बनाएंगे, वो मिट्टी का उपयोग रोड में बनाएंगे अपने पैसे से। और ये करने के कारण वहां धनगर समाज रहता है, बालाजी को पता होगा वो एरिया पूरा, वो माइग्रेट 15,000 धनगर गांव छोड़ के जाते थे। अब वहां 200 गांवों में पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 10,000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, करीब 13,000 कुएं चार्ज हो गई, जो 1 घंटा जो 24 घंटे चली। फिर अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, वहां 8,500 एकड़ जमीन है उनके पास, और पानी नहीं था। मैंने उनको 36 तालाब बना के दिए, अभी उसका उद्घाटन किया मैंने, और 36 तालाब के कारण 8,000 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। आजू बाजू के परिसर के 22,000 कुएं डिस्चार्ज हुए, यानी वो भी उसमें चार्ज हुए। और वहां नींबू और ये जो आपको ये डम स्टिक वो लगती है, उसका इनकम मिलना शुरू हो गया। अभी पीकेवी और उसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तो ये मैं रोड के लिए मुझे मिट्टी लगती है, लोहा अपना एग्रीगेट लगता है, तो मैं अपने पैसे से वो तालाब बनाता देता हूँ, रोड का खोलीकरण करता हूँ, उससे पानी का कंजर्वेशन होता है। उसमें एक बात है, इसमें जियोलॉजी है, जियोलॉजी, जियोफार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। उसमें स्वामी जी ज्यादा जानते हैं कि रॉक में भी 10 प्रकार के रॉक हैं, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो ये हमारी गावरानी भाषा में यानी ये है कि पानी पीने वाला रॉक और पानी को बहने वाला रॉक। तो जब तक जमीन के नीचे जाए, जब तक पानी पीने वाला रॉक नहीं लगता और फिर पानी को रोके तो पानी पीने लगते, तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, कंजर्वेशन बढ़ता है। तो उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हुए। हमारे विदर्भ में काफी बड़े काम इसमें हुए, और ये जल संवर्धन का काम होता है, ये जगह जगह पर हमने फुकट में किया, हमको 1 रुपया भी लगा नहीं। मैं एक, आपने बहुत अच्छी बात कही पराली की, जब आप बात कर रहे थे कि पराली का प्रबंधन करो, मगर इस देश में कुछ लोग पर्वों का अलग तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं। IITs ने बताया कि दिवाली कारण नहीं है, पराली कारण है, अन्य प्रदूषण है, आपने उसकी बात कही। मैं खैर एक और चीज की बात करना चाहूंगा, दिल्ली NCR की ही बात करूंगा कि यहाँ से यमुना निकलती है, यमुना को साफ करने के नाम पर बहुत सारे करतब हुए, बहुत सारी कलाकारियां हुई, वो हम देखते रहते हैं। ये यहाँ का अगर जल प्रबंधन किया जाए तो क्या जमीन के लिए पानी और परिवहन दोनों से बदलाव हो सकता है? दिल्ली NCR, भविष्य का दिल्ली NCR आप कैसे देखते हैं? सब कुछ हो सकता है। अभी आपको एक बात बताता हूँ, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और इनलैंड वाटरवेज भी मेरे पास था। तो प्रयागराज से वाराणसी मैंने वाटरवेज बनाया, वाराणसी से हल्दिया 1350 किलोमीटर वाटरवेज, 3 मीटर का ड्राफ्ट वाटरवेज बन गया। फिर हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ब्रह्मपुत्रा में 3 मीटर का ड्राफ्ट हमने बना दिया, तो ब्रह्मपुत्रा का हो गया। फिर बराक में बनाया, ये मेरे समय किया। फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुझे मिली और सुषमा जी तब थी, वो बोल रही थी सुषमा जी को, नितिन जी को कहो कि हमारे यहाँ थोड़ा फाइनेंशियली है, आप हमारे यहाँ भी ड्रेसिंग कर दो।
तो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, तो मैंने पूछा, बोले आप, बोले करा दो। तो मैं 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुस गया और मैंने बुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग कर दिया। अब प्रॉब्लम देखो, प्रयागराज तक तो ड्रेजिंग हो गया, अब सोनीपत पानीपत से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, ये 12,000 करोड़ का मैंने वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट दे दिया। अब ये इतना हो जाएगा तो पानीपत सोनीपत से जहाज डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक जाएगा। अब रोड पर, अब बंगाल, हरियाणा और पंजाब में उद्योग है, अगर आप रोड से जाते तो 10 रुपए खर्चा है, रेलवे से जाते तो 6 रुपए खर्चा है, पानी से जाते तो 1 रुपया खर्चा है। और वो पानी के जहाज भी मैंने डीजल के बजाय मिथेनॉल पर लाए, तो डीजल का रेट 110 रुपए और मिथेनॉल का है 24 रुपए लीटर। तो आपको समझ लीजिए कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो चाइना में 8% है, अमेरिका में 12-13% है, यूरोपियन कंट्री में 12% है और हमारे देश में 17% है। अगर हमने ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर दिया तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा और हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। अभी जैसे हमने रोड बनाया कि मैं अभी इस साल के अंदर तक ये पूरा हो जाएगा। जनरली मैं जो कहता हूँ तो वो कभी ऐसा होता नहीं कि मैं खाली जाती बात, पर अब एक आधा महीना इधर उधर हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में नया रोड बन रहा है, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो ये आपको साधारणतः इसमें से 70% काम इस साल के दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। मैं इस बात का, अब इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा, मैं अभी उत्तराखंड गया था तो मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी गया था, तो उन्होंने भाषण में कहा कि हमारा देहरादून इतना इंपॉर्टेंट है नितिन जी, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी रोज 10 फ्लाइट आती है दिल्ली से। तो मैंने उनको कहा मैं आपको लिख देता हूं कि दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी, क्योंकि मुंबई और पुणे के बीच में 8 फ्लाइट जाती थी, अब मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अभी एक भी नहीं जाती। तो ये जो उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट का 12 घंटे का कार जाती है, ट्रक 20 घंटे में जाता है, अब 48 घंटे लगते हैं। तो 48 घंटे का ट्रक अगर 20 घंटे में जाएगा तो फ्यूल कम लगेगा, टाइम कम बचेगा और महीने भर में 3 या 4 ट्रिप तो वो 8 ट्रिप मारेगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल। और आपने, जब हम पिछली बार मिले थे तो दिल्ली से कटरा वाला आपने रूट मुझे बताया था, जींद के रास्ते से उधर से सड़क निकालने की बात थी, और वास्तव में जिस तरीके से उस पर काम हुआ, परिवर्तन हुआ, वहाँ के लोगों से बात हुई, हमने अपनी टीम को लगाया कि नितिन जी ने बोला तो है मगर ये होगा कैसे, जरा आप ये देखो। तो वास्तव में आपकी वो बातें ठीक थी। और मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ये चमत्कार होगा कि अभी आईटीओ से निकलते में नाक पर रुमाल रखते हैं, बदबू आती है, वहां से जहाज चलते हुए देखेंगे। इसका विषय नहीं है, पर मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा जिसको कभी आप लिखिए। मैं दिल्ली के एनसीआर में 60,000 करोड़ के काम कर रहा हूं। दिल्ली एनसीआर में 60,000 करोड़। एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, तो मैं एक बार कार्यक्रम में था तो मनोहर लाल जी ने मुझे कहा नितिन जी छोटा सा काम कर दो। बोला क्या है? बोले ये 10 किलोमीटर का रोड है, इसको एनएच बना के जोड़ दो। अब मुझे दिल्ली मालूम नहीं, मुझे एयरपोर्ट मालूम है, ये इधर ही रास्ते मालूम नहीं थे। बोले 10 किलोमीटर 300-400 को 200 करोड़ का होगा, तो मैंने मैं कर देता हूँ, कर दो डिक्लेयर। मांग किया मैंने, लेकिन बाद में पता चला वो रोड है 30,000 करोड़ एयरपोर्ट के पीछे में। अब वो केवल वो रोड नहीं बना रहा हूँ, वहां से 2 टनल बना रहा हूँ कि आप जब जयपुर से आओगे तो द्वारका एक्सप्रेस एयरपोर्ट के पीछे से, वो क्या शिव मूर्ति है, हाँ शिव मूर्ति है, वहां से टनल बनकर एक टनल नहीं डायरेक्ट वसंत विहार आएगी, हाँ वसंत विहार, और एक टनल T3 पे जाएगी। तो ये जो आपका गुड़गांव का रास्ता है, इसका ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा। तो ऐसे दिल्ली में हम जो अभी रोड बना, सबके काम शुरू हुए हैं। दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड अपने 12,000 करोड़ का बनाया, जो पंजाब, हरियाणा और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल का ट्रैफिक दिल्ली में आता था वो पूरा बाहर के बाहर जा रहा है। तो ये पूरा दिल्ली का रिंग रोड अब पूरा होगा। फिर दिल्ली का एक रिंग रोड मैं बना रहा हूँ
8,000 करोड़ का। एक फरीदाबाद से आगे मुंबई तक का कॉरिडोर भी उस पर वो भी बना रहे हैं। वो उस पर भी तो काम अभी वो अगले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम में बताऊंगा, आज पर्यावरण की बात है। नहीं, हम देखते रहते हैं आप क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पहाड़ों पर भी आप बिल्कुल वहां की तस्वीर बदलने की, नीचे सड़कें होंगी, ऊपर रोपवे का आपका कैसे प्लान आया, मन में कैसे आया ये विचार? ये स्वामी जी को भी मैं आग्रह करूंगा, मेरी एक कल्पना है, मैं कर रहा हूँ कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो हमारा इसमें कैसा है कि रोप वे, केबल कार और फेनाकुलर रेलवे। फेनाकुलर रेलवे ने वो पहाड़ को ऐसे लेके ऊपर जाती है, रूल होते हैं, तो एक बार ऊपर जाना और ऊपर के ऊपर पहाड़ों को चुनना। अभी एक वियतनाम की बस देखी मैंने, हवा में चलने वाली, 250 लोग बैठते उसमें। इसमें एक डॉफल, मेयर और प्यूमा करके 2 कंपनी है। अब वो डिपार्टमेंट अब मेरे पास है और मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ में देश में 65 रोप वे, केबल कार बना रहा हूँ। हिमाचल में बना रहा हूँ, उत्तराखंड में बना रहा हूँ। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए मेरे मन में है कि ऊपर में जाकर ऊपर के ऊपर हम जोड़ दें, तो ऊपर के ऊपर ही हम चले जाएं। तो ये अब काफी जगह पर अभी 65 प्रोजेक्ट हमने लिए हैं और काफी उसमें ये भी एक अच्छा है। पहाड़ी क्षेत्र में आप बस में बैठते हो, जैसे हिमाचल में वो बस ऐसी धुआं छोड़ छोड़ के ऊपर जाती, तो बहुत फ्यूल लगता है, आदमी को भी दिक्कत होती है। हाँ, अब वो सीधा इससे जाएगी तो समय भी बच जाएगा। आप स्विट्जरलैंड में जाइए, सब जगह पर आपको वो सिस्टम मिलेगी, वो अपने देश में आएगी। आप हर जगह आइडिया लेते रहते हैं बहुत सारे। मैंने देखा था पिछली बार आपने कहा कि ये मेरे मंत्रालय में नहीं था, ये नहीं है, मैं अगली बार बताऊंगा। वियतनाम की बस देखी मेरे सामने, नागरिक उड्डयन मंत्री उस समय के शायद राज्य मंत्री थे, वो आए, आपने उन्हें बताया कि ये काले काले हेलीकॉप्टर ऐसे क्यों रखते हो, हेलीकॉप्टर दूसरे वाले रखो, मैं बाहर देख कर आया हूँ। अब बाकी मंत्रालयों को भी इतनी सलाह देते रहते हैं इनोवेशन की। अभी आप दूसरी बात है, मैं 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहा हूँ, उसमें हेलीपोर्ट है और उसमें अभी हेलीकॉप्टर की बात पूरा नहीं होगी सर। अब तुम और मैं ड्रोन में बैठेंगे और ड्रोन यहां से उड़ेगा होटल से ऊपर और एयरपोर्ट पे उतरेंगे। वाह, सामान भी वैसे ही जाएगा, वो दिन दूर नहीं है, अब वो टेक्नोलॉजी आ गई। बहुत आपकी बातों में इतने तथ्य हैं नितिन जी, और हमें भविष्य का एक चित्र हमारे सामने आप जीवंत करते हैं। फॉर्च्यूनर बनाने वाली कंपनी को भी आपने फ्यूचर दिखा दिया, भविष्य की कार दिखा दी, संभावनाएं दिखा दी, भारत का बाजार और भारत की बाजार ही नहीं उसकी आकांक्षाएं भी बता दी। ये बहुत बड़ा काम है और आज आपने अपने जिस व्यस्त समय में से समय निकाला है हमारे आग्रह पर, शॉर्ट नोटिस पर, हम आभारी हैं। पूरे भारत प्रकाशन परिवार की ओर से मैं आपका आभार और अभिनंदन करता हूं। बहुत से प्रश्न हो सकते थे और हमारे जो श्रोता हैं वो भी पूछना चाहेंगे, मगर अभी इसके बाद छोटी सी बातें केवल जिसमें मैं कहूंगा कि नितिन जी की बात सुने, अपने प्रश्न अभी जरा रोक के रखें क्योंकि अगला एक कार्यक्रम है। अब जल प्रदूषण पर दिल्ली को मैंने 6,500 करोड़ रुपए दिए और इसमें काफी प्रोजेक्ट अब पूरे हुए हैं। और जैसे मैंने मथुरा का बताया, तो अब वो गाजीपुर टेकड़ी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो एक दो वाटर पोल्यूशन, इसमें 5 लाख करोड़ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है और इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, तो एक तो ये बात आप करिए। दूसरा, हॉर्न बजाते लोग, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, कैंपेन भी आप चलाइए। बिल्कुल हम चलाएंगे। और मैंने अभी हॉर्न में, मैं वो कानून में बदल कर रहा हूं कि हॉर्न का आवाज आएगा बांसुरी का, हॉर्न का आवाज आएगा पियानो का, हॉर्न का आवाज आएगा तबले का, ताकि भारतीय संगीत के जो ये है, क्योंकि मैं इसका मंत्री हूं तो मैं वो ऑर्डर जल्दी निकालने वाला हूं उसके कानून में कि आवाज भी करना है तो तबला बजाओ। नहीं, बहुत कर्कश आवाज नहीं हो। तो आप ये साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, बहुत अच्छा। आपने एक पॉलिटिकल पोल्यूशन भी खत्म किया है मेरे ख्याल से। आपने दिल्ली को 6,500 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली से हमेशा आवाज आती थी कि मोदी जी काम नहीं करने देते दिल्ली में, और ये सारे आरोप लगते थे नितिन गडकरी जी पर। कभी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से आरोप नहीं लगे। ऐसा क्या आपने चाबी घुमाई है, वहां पर भी कुछ प्रबंधन किया? मैंने कोई चाबी घुमाई नहीं। अब मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। मैं काम में राजनीति नहीं करता। अब मैं जब लोकसभा में बोला तो ओवैसी से लेकर 75 एमपी, तो मैंने मजाक में कहा कि मुझे तो लग रहा कि ये मेरी श्रद्धांजलि सभा है क्या, ऐसा आप बोल रहे हो।
तो सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया और शुभेच्छा किया। इसका कारण जो हमारी सोच है, जो हमारी विचार परिवार की सोच है कि कोई भी काम जो होगा, किसी का भी होगा, जो जो कानूनी काम है वो सबका करना चाहिए। तो केजरीवाल को मैं समझाता भी उनको, ये मत करो, ये ऐसा मत करो, ये मत करो, और ये उनको काफी मैंने एक प्रोजेक्ट दिए, क्योंकि स्कीमें ऐसी थी कि भारत सरकार को राज्य सरकार को ही पैसा देना पड़ता है। मैंने यूपी में दिया, उत्तराखंड की सरकार को पैसे दिए, तो सबको पैसे दिए, तो उनको दिए, उसमें से काफी काम पूरे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस पानी को शुद्ध करके बेचना चाहिए, फिर पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहिए। फिर ये यमुना में एक बैरेज है, वहां से मैंने पानी की बोट सर्विस चालू करने का सोचा था। और फिर 800 हेक्टेयर पर यमुना के बाजू में, आप कभी सिंगापुर में गए होंगे, तो उन्हें रिक्लेमेशन करके एक गार्डन बनाया। तो मेरा एक प्रयास था, जिसमें हमारे एलजी थे दिल्ली के जो पुराने, वो और मैं बैठकर एक कंसल्टेंट लगाकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा यमुना के दोनों तरफ एक बड़ा गार्डन बनाने की प्रयास था, पर वो रह गया, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है, और एक अच्छी बात जिसमें आपका सहयोग चाहिए, अभी 4 धाम में सुप्रीम कोर्ट में हमको ये पेड़ काटने की परमिशन मिल गई। हमने निर्णय किया हम पेड़ नहीं काटेंगे, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रोड बड़े करने पड़ेंगे तो पेड़ उठाने पड़ेंगे, पर हम काटेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और ट्रांसप्लांट करने में अब 1000 एजेंसी हम निर्माण कर रहे हैं, और मैं उत्तराखंड में भी जाकर हम नए युवकों को ट्रेनिंग देके कैडर तैयार करने वाला कॉन्ट्रैक्टर का, कि जो पेड़ ट्रांसप्लांट करें, ताकि रास्ते के बीच में से एक्सीडेंट ना हो और विड्थ भी बढ़ जाए, और इससे भी काफी बड़े प्रमाण पर हम पेड़ को बचा सकते हैं। नहीं, मगर मैं एक अपनी बात जोड़ के विषय को पूरा करता हूं कि खाली कर ही नहीं रहे हैं, उसकी निगरानी नितिन जी अलग तरीके से करते हैं। कई लोगों को लगेगा कि अब पेड़ लगने वाले हैं तो पेड़ों के ठेके होंगे। हम पहले वाली कहानी गई, ये जो पेड़ लगवाते हैं वो पेड़ ड्रोन से गिनते भी हैं। पानी उनको दिया जा रहा है, आपने ठेका लिया है, तो वो पेड़ों का हो क्या रहा है, वो भी उसकी निगरानी का भी आपने एक तंत्र बनाया है। देखिए हमारे देश में कमी क्या है, मैंने ऑर्डर निकाला कि 3 मीटर का पेड़ ही लगाएंगे। तो ये जो आंध्र प्रदेश में जो गांव है, मैंने पढ़ा वो ऑर्डर, वहां के नर्सरी है, 1000 नर्सरी है, वहां के पेड़ ही गायब हुए। तो दिल्ली में अच्छी नर्सरी भी बनानी चाहिए, ताकि अच्छे पेड़ तैयार करने वाले लोग बढ़े। और मुझे लगता है कि उसकी स्पेसीज भी है, कि कौन सी स्पेसीज कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करती है, वो लगा, और कौन सी स्पेसीज दिल्ली के क्लाइमेट के लिए उपयोगी है, कौन सी देहरादून के लिए उपयोगी है। तो आप जैसे लोगों ने इस पर लोगों को गाइड करना चाहिए। अभी मैं नागपुर का हूँ, हमारे ऑरेंजेस होते हैं, हाँ। तो मैं एक स्कीम कर रहा हूँ कि 80 रुपए का ऑरेंज का पेड़ है, तो वो 15 रुपए में दे रहे हैं, और नागपुर के 10,000 घरों में हम कहेंगे ये ऑरेंज सिटी हमारा नाम है, आप एक ऑरेंज का पेड़ घर में लगाइए। तो ऐसा कुछ आप यहाँ भी दिल्ली में पेड़ के लिए कोई योजना बनाइए। पेड़ लगाकर हमको किसी भी हालत में ये हमको क्लाइमेट को बदलना होगा। निश्चित ही हम भी ऐसा कुछ करेंगे, और नितिन जी ऑरेंज के माध्यम से नागपुर का भगवाकरण और आगे कर रहे हैं, हम भी निश्चित ही ऐसा कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने समय निकाला।